हेलो एवरीवन, सौम्या एजुकेशन सीटेड क्लास में आप सभी का मैं सुनैना मैम स्वागत करती हूँ। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेंगे, रिवीजन पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जामिनेशन में ये संभावित प्रश्न है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि जिंग सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोवस्की किस तरह संबोधित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जिंग सा जो पहेली है, तो जिंग सा पहेली एक ऐसी पहेली होती है जिसमें कि क्या होते हैं, हमें एक आकार को, एक संरचना को क्या करना पड़ता है, प्रारूप देना होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि आप कोई भी फिगर जब बनाते हैं तो आप अपने मन में कई कलर्स को या स्ट्रक्चर को ढूंढ लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं बच्चे, कि आप अपने आप से बात करते हैं कि नहीं, ये कलर मने मन बात करते हैं कि नहीं, ये कलर अगर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये ऐसा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये देंगे तो ये अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह की जो आप बातें करते हैं ना, तो इसको कहते हैं हम क्या, व्यक्तिगत वार्ता। क्या बोलेंगे हम इसको, व्यक्तिगत वार्ता। ऐसे तो वाइगोवस्की महोदय ने भी कहा है कि जब यानी कि व्यक्ति अपने आप से बातें करता है तो इस यानी कि कहिए कि विकास के लिए जो है, एक तो अपने आप से क्या करना, वार्तालाप करना, और दूसरा क्या है कि जब हम किसी अनुभवी सहयोगी की क्या लेते हैं, मदद लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत वार्ता करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, फिर है जोर से बोलना, पार हो यानी कि स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसके फोल्डिंग मतलब होता है एक प्रकार का क्या देना, सहारा देना, जो कि क्या होता है भाई, परमानेंट नहीं होते हैं, इम्परमानेंट होते हैं, अस्थाई सहारा होता है। ठीक है, आत्म केंद्रिता की बात जिंसा पहेली या वाइगोवस्की में नहीं है, ये आत्म केंद्रिता की बात जीन पियाजे करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि बच्चे को जब आप किसी भी कार्य में संलिप्त करते हैं और बच्चे को आप साइड से जब हेल्प करते हैं, तो वो हेल्प करना, मदद करना कि नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी होगा मैं बताऊंगा या बताऊंगी, आप कहते हैं। तो इस तरह ये क्या कहलाता है, तो इस तरह हम इसको बोलते हैं पाड़। ठीक है, जिसको ढांचा या मचान या इसका फोल्डिंग कहते हैं, यानी कि अस्थाई जो हम सहयोग या सहायता देते हैं, सहारा देते हैं, मदद करते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है पाड़, यानी कि ढांचा, यानी इसके फोल्डिंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, ये अवस्था में जिसमें कि बच्चे क्या होते हैं, वास्तविक रूप से क्या करते हैं, यानी कि चिंतन करते हैं, उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो वास्तविकता पर क्या होती है, आधारित होती है। तो इसमें क्या होगा, तो परिकल्पित साध्यात्मक विचार निगमनात्मक तर्क नहीं। फिर है संरक्षण कक्षा समावेशन। ठीक है, संरक्षण यानी कि जो भी चीजें
आप देखते हैं वास्तविकता पे आधारित करते हैं तो उसको हम संरक्षण करते हैं। फिर कक्षा समावेशन यानी कि कक्षा समावेशन यानी कक्षा में जो भी बातें होती है उसको हम इंक्लूजन पर यानी समावेशित पर आधारित करते हैं। उनके लिए हम क्या करते हैं, मतलब कि उस अनुसार अपने आप को हम क्या कर लेते हैं, समावेशित कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर है अस्थगित अनुकरण नहीं, अस्थगित अनुकरण नहीं होगा, पदार्थ अस्थायित्व का गुण नहीं आता है। ठीक है, फिर है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुकर्मण्यता नहीं, प्रतीकात्मक खेल का मतलब यानी कि जो खेल चिन्ह पर आधारित हो, ठीक है, प्रतीक पर आधारित हो, सिंबॉलिक जो खेल होते हैं उनको प्रतीकात्मक खेल कहते हैं, जो विचारों की अनुकर्मण्यता नहीं। तो संरक्षण होगा, जहां भी आप मूर्त देखेंगे तो वहां देंगे संरक्षण। ठीक है, तो ये जो मूर्त अवस्था है तो ये 7 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलेंगे, यानी कि कौन सा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पियाजे की संरचना है। ठीक है, पहला है स्कीमा, दूसरा है अवलोकन अधिगम, तीसरा है अनुबंधन और चौथा है प्रबलन। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से बच्चे पढ़ेंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन से पियाजे की संरचना है। तो पियाजे महोदय ने कहा था कि बच्चे के अधिगम के लिए, अधिगम तभी होगा यानी कि संज्ञानात्मक विकास तभी होगा जब बच्चे क्या करेंगे, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेंगे। तो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने के लिए जीन पियाजे ने किस पर जोर दिया था, तो अनुकूलन पर जोर दिया था, समावेशन पर, उसके बाद आपका समायोजन पर, स्कीमा पर, स्कीम्स पर, ठीक है, अंतःक्रिया पर, ठीक है, ये सब पर जोर दिया था। तो स्कीमा बोलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ अवलोकन अधिगम नहीं होगा, अनुबंधन की बात जीन पियाजे नहीं करते, पावलाव करते हैं। प्रबलन जो है ये आपके स्किनर महोदय हैं। तो स्कीमा हो गया, स्कीमा होता है यानी कि वातावरण के अनुसार, यानी वातावरण के अनुसार सामान्य जानकारी का होना ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन यानी असेसमेंट, असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए ये कह रहा है। पहला है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, नहीं, विद्यार्थी को हम श्रेणी में जो है निश्चित नहीं करेंगे। दूसरा है संबंधित अवधारणा यानी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। बिल्कुल, यानी कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बच्चों में क्लियरिटी के साथ आप उससे बताइए और उनमें जो भी कंफ्यूजन है, जो भी भ्रांतियां हैं उनको आप समझिए। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, नहीं। फिर है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, यही आकलन का प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। ठीक है, पहला है नकारात्मक मानसिक वृत्ति, ठीक है, वृत्ति का मतलब होता है प्रोफेशन, ठीक है। फिर दूसरा है सूझ, तीसरा है भगनाशा, चौथा है चिंता। ठीक है, तो कह रहा कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है, बाधक नहीं है भाई। ठीक है, तो नकारात्मक मानसिक वृत्ति यानी नेगेटिव जो मेंटल आपके थिंकिंग होते हैं, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल है। ठीक है,
फिर सूझबूझ से अगर आप कोई काम करते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं तो ये बाधा नहीं है भाई। ठीक है, भगनासा एकदम है। भगनासा का मतलब होता है यानी दूसरों पर आप क्या जब शक करते हैं, ठीक है, तो विश्वास ना करना, ये भगनासा है। ठीक है, उसके बाद चिंता, ये सब क्या है भाई, तो क्या होगा, बाधा क्या नहीं होगा, तो सूझ नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संवेग है, कौन सा एक जो है संवेग है यानी इमोशन है। पहला है ध्यान, दूसरा है उद्दीपक, तीसरा है स्मृति और चौथा है आमोद। आमोद ध्यान यानी कि जिसे हम अटेंशन कहते हैं। ठीक है, उद्दीपक भी एक उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस। ठीक है, तो यहाँ जो है आमोद जो है वो एक प्रकार का क्या है यानी कि संवेग है। आमोद क्या है, एक प्रकार का संवेग है। अब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जिसमें कि बेरान का नाम आता है, बर्न का नाम आता है और कैंटोविल का नाम आता है। तो बेरान, उसके बाद बर्न और कैंटोविल के अनुसार इनका कहना था कि संवेग जो है, एक संवेग से हमारा तात्पर्य क्या है यानी कि जो हमारे अंदर क्या होते हैं, आंतरिक जो उत्तेजना होते हैं, जो कि आत्मनिष्ठता पर क्या होती है, आधारित होती है, जिनमें से क्या है कि जीवन में संवेगों का क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो व्यक्ति के पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट में जो क्या है, इमोशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये इमोशन जैसे में आमोद प्रमोद आप सुने होंगे, जिसमें कि विचारों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान करते हैं। तो संवेगों का यानी आमोद का एकदम योगदान होता है। ठीक है, तो राइट आंसर तो आमोद है, तो ध्यान होगा, उद्दीपन होगा, स्मृति, ये सारे पहला तो क्या आमोद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ FIACS का अगर आपको विस्तृत रूप देखा जाए तो इसको कहते हैं फ्लेंडर इलेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज। ठीक है, तो ये किसके यानी FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है, मॉरिसन संबंधित है, हर्बर्ट संबंधित है, लिपिट संबंधित है या फ्लेंडर संबंधित है। तो अभी हमने एफ से क्या बताया आपको, फ्लेंडर बताया। ठीक है, तो कौन संबंधित है, फ्लेंडर। ठीक है, आई बात समझ में। अगर आप इसका पूरा नाम अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, तो एफ फॉर हो गया क्या, फ्लेंडर। ठीक है, आई फॉर क्या हो जाएगा बच्चे, तो आई फॉर हम देंगे इनरेक्शन। ठीक है, इनरेक्शन। ठीक है, आई हो गया। फिर ए फॉर आप क्या देंगे, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस। उसके बाद सी फॉर आप क्या देंगे, तो सी फॉर देंगे कैटेगरीज। ठीक है, और एस फॉर क्या देंगे, एस फॉर हो जाएगा सिस्टम। एस फॉर क्या हो जाएगा, सिस्टम। ठीक है, FIACS यानी कि फ्लेंडर इनरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ फ्लेंडर का नाम आप देख रहे हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या देंगे, फ्लेंडर देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है ये देना है।
सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, बिल्कुल ये सही है भाई। ठीक है, फिर है प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, बिल्कुल करना चाहिए। फिर है प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल देना चाहिए। हाथ व ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, तो ये जो है हाँ और ना वाले प्रश्नों के उत्तर की संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं तो इससे प्रश्न कौशल के लिए ये सही नहीं है कि भाई आपकी जितनी मनमानी है उतने प्रश्न कीजिए बच्चे से। ऐसा प्रश्न कौशल के जो है उद्देश्य नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। ठीक है, व्यक्तित्व मापन के दो तकनीक है, एक है प्रक्षेपी और दूसरा है अप्रक्षेपी। ठीक है, तो प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी में तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमें पूछ रहा है प्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी तकनीक कौन होगा, जिसमें कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होंगे। ठीक है, तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में बच्चे क्या होगा कि इसमें जो होते हैं कि चेतन और अचेतन मन में आने वाले जितनी भी बातें होती है, उत्तेजनाएं होती है, रुचियां होती है, इन सारी चीजों का क्या किया जाता है, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के द्वारा उसकी जांच की जाती है, इनका मापन किया जाता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ हम जानेंगे क्या अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, प्रतिमान यानी मॉडल। ठीक है, तो ये संबंधित किससे है, तो ये है सूचना प्रक्रियाकरण से। ठीक है, तो सबसे पहले अग्रिम यानी कि अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या देना, बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा तभी मिल पाएगी जब सूचना को तकनीकी आधार पर क्या किया जाए, प्रसारित किया जाए। तो तकनीकी आधार पर जब हम प्रसारित करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसके माध्यम से शिक्षण कौशल और जितने भी अग्रिम कहिए कि रणनीतियां हैं, इन सारी चीजों पर हमें क्या करना होगा, यानी कि एक ऐसे निर्णय लेने होंगे जिससे कि क्या हो सके, यानी कि वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल सके, वैश्वीकरण से संबंधित सारी गतिविधियों को सुचारू रूप से क्या मिल सके, बल मिल सके। तो ये सारी चीजों का हमें क्या करना होगा, ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो इसलिए सूचना प्रक्रियाकरण से ये परिवार से क्या है, ये अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन जिसे कहते हैं, तो मोटिवेशन का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया। ठीक है, विक्टर ब्रूम याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। पहला है स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए भाई, जनतांत्रिक होना चाहिए होगा, ये हो स्वेच्छाचारी। चलिए ये नहीं के अनुसार मानिए सही। फिर है जनतांत्रिक तो होना ही चाहिए, गलत सहानुभूतिपूर्ण भी होनी चाहिए, वांछनीय सूचना देने वाला भी होना चाहिए। तो स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए अच्छे शिक्षण की विशेषता। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम आपको क्या करने हैं, इसमें
ढूंढने हैं। ठीक है, चलिए तो ढूंढते हैं। ज्ञान का पहले अनुप्रयोग होगा। देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र, बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण आप पढ़े होंगे, जिसमें कि बीएस ब्लूम महोदय ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किए हैं, जिसमें कि संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोविश्लेषणात्मक पक्ष है। संज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में जो है बांटा गया है, यानी कि संज्ञान से ज्ञान होता है, ज्ञान से बोध होता है, बोध से अनुप्रयोग होता है, फिर संश्लेषण होता है, फिर विश्लेषण होता है, फिर हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो उसी को आपको क्या करने हैं, ढूंढने हैं। तो यहाँ है ज्ञान तब अनुप्रयोग तब अवबोध है भाई, तो ये गलत हो गया। मूल्यांकन अनुप्रयोग, विश्लेषण संश्लेषण अवबोध ज्ञान नहीं, ये भी नहीं। मूल्यांकन से संश्लेषण विश्लेषण अनुप्रयोग नहीं, अनुप्रयोग पहले होगा मूल्यांकन से। ज्ञान से अवबोध होगा, अवबोध से अनुप्रयोग करेंगे, बोध से विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ये सही है, डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ठीक है, व्यवहारात्मक है भाई, दैहिक भी है, संज्ञानात्मक भी है, संवेदी नहीं है। ठीक है, ये संवेग का तत्व नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा कक्ष में विविधता मनाती है? नहीं, कक्षा कक्ष को क्या करती है, समानता पर आधारित करती है। कौन? समावेशी शिक्षा। ठीक है, चलिए उसके बाद बिल्कुल कड़ाई के साथ कक्षा कक्ष कड़ाई के साथ प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है? नहीं, तथ्यों के मतारोपण को समावेशित करती है? नहीं, हाशिए के समूहों से शिक्षकों को समावेशित करती? नहीं। ये होगा 1 नंबर, कक्षा कक्ष में विविधता मनाती है। ठीक है, चलिए, यानी अलग अलग बच्चों के अनुसार शिक्षा को क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चे से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग जो है वो सर्वोत्कृष्ट होगा? ठीक है, चलिए पहला है, बच्चों को ध्यान पर केंद्रित करने में समर्थ बनाने हेतु उसे काम करते वक्त खड़े रहने की अनुमति देना? नहीं। बच्चों को बारंबार ब्रेक देना ताकि उसके ध्यान में ताजगी आए? चलिए मानिए इसको। फिर है, कक्षा के सामने, मानते हैं, कक्षा के सामने बारंबार किचकिच करना ताकि बच्चे समझे? नहीं। बच्चे को सर्वाधिक विमनस्कता न्यून में बैठने देना? ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि जितना हो सके बच्चे को क्या करना, यानी कि विमनस्कता का मतलब कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उसे क्या देना है, गैप देना है। उसके माइंड को क्या करना है, कई तरह के बातों से मैनिपुलेट करना है, ध्यान देना है, उनके माइंड को रीड करना है, इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो इसे इस तरह से उसको क्या करना, सर्वाधिक विमनस्कता न्यून में बैठने देना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़े बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे हैं, ठीक है, पिछड़ा बालक हम किसे कहेंगे? तो कह रहा है मंद शिक्षार्थी पिछड़ा बालक है। चलिए मानिए, बुद्धि लब्धि जिसकी 80 से 90 हो, हाँ, कुछ समायोजी व्यवहार वाले, मानसिक तौर पर बीमार लोग, बिल्कुल सही, इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछड़े बालक में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? वंशानुगति, पारिवारिक परिवेश, परिवार की सामाजिक स्थिति, या इनमें से सभी? ठीक है, तो यहाँ हम राइट आंसर जाएंगे इनमें से सभी, यानी कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मानसिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम में भी माता पिता, अगर माता पिता या उनके पूर्वज मानसिक रोगी हैं तो बच्चे में भी वो गुण आ सकते हैं।
पारिवारिक परिवेश यानी कि कलह का वातावरण है परिवार में, तो बच्चे मानसिक विकास उससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। परिवार की सामाजिक स्थिति पर भी क्या होता है, मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तो इसलिए राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध है किसका? पहला है बच्चे की आयु, अध्ययन में रुचि, शिक्षक का व्यक्तित्व से। क्या ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के जो आयु है, अध्ययन में रुचि, शिक्षक के व्यक्तित्व से? नहीं। फिर है कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है उससे? नहीं। अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध कह रहा है। कक्षा में बैठने की व्यवस्था से? नहीं भाई। उकताने वाले या पसंदीदा विषय से? बिल्कुल। तो यहाँ अगर बच्चे को आप अनुशासनिक रूप से अगर ढालना चाहते हैं कक्षा कक्ष में, तो ऐसे में टीचर को एक ध्यान देना होगा कि उनके सब्जेक्ट, बच्चे उस सब्जेक्ट से उकता रहे हैं यानी कि बोर हो रहे हैं, या फिर उसे इंटरेस्ट यानी कि पसंदीदा विषय पर आधारित कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है पढ़ाने के तरीके पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी कि उकताने वाले या पसंदीदा विषय से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले जो था दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और मनोविज्ञान से बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से कई मनोविज्ञान का आजकल हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा? नहीं। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा? नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा। राइट आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो वृद्धि और विकास के लिए निरंतरता का सिद्धांत का होना बिल्कुल क्या है भाई, जरूरी है। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद है वर्गीकरण का सिद्धांत। हाँ, ये सिद्धांत जो है बिल्कुल संबंधित नहीं है। ठीक है, समन्वय का सिद्धांत है भाई, और व्यक्तिकता का सिद्धांत भी है। तो इसलिए नहीं है वाली बात हो रही है, तो हम देंगे वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ठीक है, कक्षा शिक्षण में यानी कि क्लासरूम टीचिंग में पाठ प्रस्तावना यानी कि लेसन प्लान जो है, तो इसके स्टेप सीखने के किस नियम पर आधारित है? ठीक है, पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है सादृश्यता का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम, चौथा है साहचर्य का नियम। तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए पहले बच्चे को आप क्या कराएंगे, तत्पर। ठीक है, यानी कि जब तक बच्चे तत्पर नहीं होंगे सीखने के लिए, इच्छुक नहीं होंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो तब तक वो उनका मतलब कि सीखने का जो नियम है वो अच्छे पर आधारित नहीं होगा। ठीक है, तो तत्परता होगी तभी प्रभाव या सादृश्यता और साहचर्य की बात होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो राइट आंसर इसका सी हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। कह रहा है कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट निर्माण सबसे पहले क्या किससे होगा, तो प्रत्यक्षीकरण पर होगा। यानी कि जो चीजें आप वास्तविक रूप से देखेंगे, समझेंगे, छुएंगे, ठीक है, जानेंगे, उनको आप पहले क्या करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को पहले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, तो हम बोलेंगे बंडूरा के द्वारा। किसके द्वारा, बंडूरा के द्वारा। ठीक है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बंडूरा महोदय के द्वारा
दिया गया था, ठीक है। जबकि कोहलर का अंतरसूज दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। थॉर्नडाइक का हम क्या देंगे, जिसमें कि इन्होंने अधिगम का भी सिद्धांत दिया है, जिसमें कि आप बहुत सारे उद्दीपन अनुक्रिया अधिनियम सिद्धांत भी आप देखे हैं, ठीक है। तो चलेंगे हम किसमें, बंडूरा यहाँ राह दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मुख्य प्रश्नों को देखा, ठीक है। तो आप सभी का जो है आज का वीडियो कैसा लगा, आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी अच्छा लगे तो भी आप कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने आप को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सके और आपके सामने अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वीडियो के माध्यम से दे सके। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।